मैं आपको 25 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। एक ड्राइवर का बेटा हमारी सहायता करेगा। किसी भी हाल में कीचड़ कमल की बराबरी नहीं कर सकता है। कीचड़ के बिना कमल का भी कोई अस्तित्व नहीं है ठाकुर साहब। तुम अपनी औकात भूल रहे हो जगमोहन प्रसाद। आप अपनी परिस्थितियां भूल रहे हैं ठाकुर साहब। और सुनो, आइंदा अगर आना हो तो पहले समय लेकर आना। पापा, पापा 2 मिनट आपसे बात करनी थी। कहो। पापा, वो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से केमिकल फैक्ट्री की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा ली है। 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से बैंक आराम से 5 करोड़ लोन दे देगा। बचे 2.5 करोड़ जो हमें इन्वेस्ट करने होंगे। बैठो। पापा, ये जो प्रोजेक्ट है IPC 348 का मतलब पता है तुम्हें? पापा, मैंने लॉ थोड़ी ना किया है। मैं तो हिस्ट्री में ग्रेजुएट हूं। IPC 348 का मतलब है wrongful confinement to extort confession और compel restoration of property। हाँ पापा, पर अब ये सब मुझे कहाँ समझ में आएगा। मैं इस वक्त सिर्फ केमिकल फैक्ट्री के बारे में। कैसे संभालोगे केमिकल फैक्ट्री विमल? तुमने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। हाँ पापा, पर वो मेरा दोस्त है ना संदीप, वो मुझे सब कुछ समझा दे। जब मैं तुम्हें इंडियन पीनल कोड के बारे में समझा रहा था तब तो तुमने कहा कि मुझे समझ में नहीं आएगा। पिताजी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। एक और तरीका है नीलामी को रोकने का। क्या? पिताजी, आपने अपनी मेहनत से जो एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो एक मजबूत पेड़ बन गया बाबूजी। इतना मजबूत पेड़ कि जिसकी जड़ें मीलों तक जमीन के अंदर फैली हुई हैं। लेकिन आज इस मजबूत पेड़ को ठाकुर की एक बात ने फिर से हिलाकर रख दिया बाबूजी। आत्मसम्मान मांगने गया था ठाकुर से बाबूजी, लेकिन एक बार फिर से
उसने शब्दों का तमाचा मार दिया। जग्गू बेटा, यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर राम की भक्ति भी नहीं है। राम की भक्ति तभी होती है जब चलो बेटा, राम की कृपा अंदर चलते हैं। हाँ और बिना जी, सत्संग के आप यहाँ किसी काम को करते हैं? बुद्धि नहीं है। सत्संग हाँ की बेटा, बहुत बड़ी महत्ता हम है। इसी स्वर्ण भवन के मालिक की माध्यम गाड़ी से चलाते बताया हैं। गया है। मालिक आपको जानते हैं? यहाँ भगवान श्री राम देखो सरस्वती, कैसी भोली बात पूछ रहा है। सरयू की गोद अरे हम ही तो उन्हें रोज यहाँ वहाँ ले जाते हैं गाड़ी में, जानेंगे नहीं का? यमुना जी की गोद में यहाँ चलो बेटा, अंदर आ जा। भज रघु चप्पल उतार, चप्पल उतार। इनके मंदिर में सोने के भगवान है? हाँ बेटा, यहाँ सब कुछ सोने का है। हम सोने के भगवान को माथा टिकाएंगे। हाँ बेटे, हम माथा टिकवाएंगे तुम्हारा, सबसे आगे बिठाएंगे तुम्हें। हाँ चलो, आओ बेटा। चक्को बेटा, हाथ छोड़ो। अयोध्या निर्मल सरजू, एक अयोध्या निर्मल सरजू, उद्गोकुल शीतल जमुना। बापूजी, सोने के भगवान के पास बैठा हो ना। अभी रुक बेटा, भजन कीर्तन चल रहा है ना। रुक। बापूजी, मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब्र करो बेटा, सब्र करो। देखो 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 देखो। हाँ। बापूजी, वहाँ पे बताशे भी रखे हैं। मैं वहाँ जाऊँ? नहीं मानता ना, जा। रहने दो जी, बड़े ठाकुर गुस्सा करेंगे। काहे गुस्सा करेंगे? जब उन्हें पता चलेगा हमारा बेटा है, कुछ नहीं बोलेंगे। जा बेटा जा। जा 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 जा। जुगल चरना भज रघुबर श्याम, जुगल चरना भज रघुबर श्याम, जुगल चरना भज रघुबर श्याम। बोलो राम राजा राम राजा राम राजा बोलो राम राजा बोलो श्यावर रामचंद्र की। ये बच्चा किसका है? किसका है ये बच्चा? मालिक, 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 हमारा। यहाँ क्यों बैठा है? ले जाओ उसे। हमारा बेटा है, हमारा बिटवा है मालिक। नमस्ते करो बेटा। तुम कौन हो? हम राम प्रसाद, आपके ड्राइवर मालिक। ड्राइवर? जी मालिक।
पीछे घूमो। पीछे घूमो। ऐसी ये गर्दन हमारी गाड़ी चलाती तो है। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया बाबूजी, कुछ भी नहीं। बच्चा था ना, जान सका तो सिर्फ इतना कि मेरी गलती के कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ा सबके सामने। अम्मा से बार बार पूछा तो उन्होंने समझाया कि जागरण की रात को क्या हुआ और क्यों हुआ। जग्गू, किससे बतिया रहा है? किसी से नहीं अम्मा, बस ऐसे ही बाबूजी की याद आ गई थी। तू अपने बाबूजी को याद कर रहा है? हाँ अम्मा। तू सच कह रहा है? उस बेइज्जती को याद कर रहा हूं अम्मा, जो जागरण की रात मेरे कारण बाबूजी को सहनी पड़ी थी। मैंने कितनी बार तुझे समझाया बेटा, मन में कड़वाहट मत संजो के रख। यही कड़वाहट तो यहां तक लाई अम्मा। अगर मैंने बाबूजी की बेइज्जती का बदला नहीं लिया, ठाकुर के अहम का सर नीचा नहीं किया, तो क्या हक है मुझे उनका बेटा कहलाने का। ये बेटा अपने बाबूजी को श्रद्धांजलि देना चाहता है अम्मा, स्वर्ण भवन खरीद कर। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी तरह स्वर्ण भवन नीलामी से बच जाए। देखिए मैम, इतनी जल्दी हम किसी भी बिल्डिंग के बारे में ये फैसला नहीं ले सकते कि वो कल्चरल हेरिटेज के अंडर आती है या नहीं। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। हम जानते हैं, इसलिए तो स्वर्ण भवन के सारे कागज हम अपने साथ लेकर आए हैं। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेशन फाइल है। सात मार्च 1909 में इसका नक्शा पास हुआ था। 5 मई 1909 को इसकी नींव रखी गई थी और फिर। आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं आपको। सर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि स्वर्ण भवन को अब 100 साल से भी ऊपर हो गए और अब इसे आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की कैटेगरी में रखते हुए इसके रख रखाव, आई मीन इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अब सरकार को उठानी चाहिए। और हमारे फादर इसके मालिक होते हुए भी इसे सरकार को देने के लिए तैयार हैं।
तकरीबन 20 साल पहले अक्टूबर सन 1988 में यह प्रपोजल सरकार ने आप लोगों के पास भेजा था और कॉम्पनसेशन के तौर पे जमीन अलॉट करने का भी फैसला किया गया था। लेकिन उस वक्त ठाकुर साहब माने नहीं थे। ठाकुर आज भी इनकार करता है। नहीं बनाना हमें अपने स्वर्ण भवन को एक ऐतिहासिक मकबरा। पिताजी, आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं? बैठिए तो 2 मिनट। पल भर और यहाँ बैठेंगे तो हमारा दम घुट जाएगा स्वर्णाभा। चलिए यहाँ से। थैंक यू ऑफिसर। दम निकल जाता है पर हेकड़ी नहीं जाती। तुम्हारी बात सही है, पर मैं समझना नहीं चाहता अम्मा। जो समझना था मैं समझ चुका हूं। वो ये कि बड़े ठाकुर ने बाबूजी की बेइज्जती सबके सामने की थी और आज ठाकुर ने मुझे नीचा दिखा दिया। तू स्वर्ण भवन गया था? हाँ अम्मा। क्यों? ठाकुर को उसकी हैसियत और अपनी तरक्की दिखाने। लेकिन यादों की राख में दबी हुई नफरत की चिंगारी को फिर से उसने आग बना दिया। आग से आग भला बुझी है कभी? किसी को अपनी तरक्की दिखाने की हमें क्या जरूरत है बेटा? उस रात जो हुआ उसमें तेरे बाबूजी की गलती थी। उन्होंने ही अपनी और मालिक के रिश्ते को समझने में गलती कर दी। और आज तो छोटे ठाकुर को दिखाने कुछ और गया था और दिखाकर कुछ और चला आया। अम्मा एक बात बता, जिस स्वर्ण भवन में बाबूजी कभी काम करते थे, अगर तुम उसकी मालकिन बन गई तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो स्वर्ण भवन खरीदेगा? तो स्वर्ण भवन खरीदेगा? हाँ माँ, दुनिया को तो ऐसे लगेगा कि मैं स्वर्ण भवन का सौदा कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं ठाकुर से अपने बाबूजी की इज्जत वापस ले रहा हूं। तुम्हें स्वर्ण भवन पसंद है ना माँ? सिर्फ इसलिए कि कभी तुम्हारे बाबूजी ने वहां काम किया था, वहां का नमक खाया था हमने बेटा। इससे ज्यादा स्वर्ण भवन न मुझे कभी पसंद था न होगा। बेटा, दुनिया का कोई भी भवन मुझे गांव के उस घर से अच्छा नहीं लगता जहां तूने जन्म लिया था जग्गू, जहां पहली बार तूने किलकारी भरी थी, जहां पहला कदम चला था, जहां पहली बार तूने मुझे मां कहा था बेटा। अगर औरत बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी औरत में ममता को जन्म देता है। इसका एहसास हमें तब हुआ था जब प्रकाश का जन्म हुआ था। इतना सा था ये जब तुम्हारी दादी ने इसे हमारे गोद में डालते हुए कहा, खानदान की बेल पड़ गई है बहू, अपने पिता के बाजू को मजबूत करने वाला आ गया। हम उस ऊपर के कमरे में थे। माँ, आप मायके नहीं गई थी नानी के पास? हमारी शादी के 6 महीने बाद तुम्हारी नानी का देहांत हो गया और तुम्हारे नाना जी सारी जमीन जायदाद एक अनाथ आश्रम के नाम करके हरिद्वार जा चुके थे। यही हमारा मायका था, यही ससुराल। तुम्हारी दादी ने बेटी से बढ़कर प्यार किया हमें। उनकी आधी जान हम में थी, आधी प्रकाश में। इसका नाम भी उन्होंने ही रखा और कहा,
अपने पिताजी का भविष्य रोशन करेगा, भविष्य रोशन करेगा, भविष्य रोशन करेगा। स्वर्ण भवन का चिराग है ये, चिराग है ये, चिराग। किस्मत के अंधेरों का दुश्मन प्रकाश, स्वर्ण प्रकाश, स्वर्ण प्रकाश, स्वर्ण प्रकाश। अपने पिताजी का भविष्य रोशन करेगा ये, भविष्य रोशन करेगा ये, भविष्य रोशन करेगा।